हेलो दोस्तों, शिक्षाकुल पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में यूपीपीसीएस मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है, आखिर में उन बच्चों के लिए मेंस की क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी, उन बच्चों को मेंस की क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी, उन टॉपिक्स को लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा, जैसा कि आपके सामने भी आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि पेपर एनालिसिस। अब यहां पे देखिए बेटा, हमने आपसे कहा कि पेपर एनालिसिस करना होगा। किस पेपर का? यूपीपीसीएस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपको उनका एनालिसिस करना होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कितनी वर्षों का, तो यहां पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आपको एनालिसिस करना होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 2018 से पहले क्यों नहीं? क्योंकि 2018 में यूपीपीसीएस के सिलेबस में चेंज हुआ, यूपीपीसीएस का सिलेबस चेंज हुआ और ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ अब 2018 से 2022 तक क्वेश्चन पेपर आपको एनालिसिस करना है। जब आप क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते बेटा, तो एनालिसिस करते समय आपको दो बातों पर ध्यान देना है। पहला पॉइंट, ऐसे आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है या ऐसे बातों पर ध्यान देना है जहां से या जो क्वेश्चन आया है आखिर में किस टॉपिक से आया है। आप कई बार देखोगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि मेंस की दृष्टि से क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी से आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से आ रहे हैं, आर्ट्स एंड कल्चर से आ रहे हैं, आखिर में कौन सा वो सेक्टर है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो एनालिसिस में दूसरा आपको क्या ध्यान देना है? पेपर एनालिसिस करते समय यह ध्यान देना आखिर में जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनमें विथ करंट अफेयर या विथ अपडेट के साथ क्वेश्चन को पूछा गया है। आपको पेपर एनालिसिस में ये दो बातें जरूर देखनी है। जब आप पेपर एनालिसिस 2018 से 22 तक कर लीजिए, तो अगला स्टेप आपका होगा कि सिलेबस को सही ढंग से पढ़ें। बेटा, हमने क्या लिखा कि सिलेबस को सही ढंग से पढ़ें। जैसा आप देख रहे हैं कि यूपीपीसीएस मेंस के लिए सिलेबस अलग से डिजाइन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा के लिए, पीसीएस परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए अलग से सिलेबस को डिजाइन कर रखा है। और जब अलग से ये डिजाइन कर रखा है, तो उसके प्रत्येक शब्द पर आपकी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप लगभग 200 से 250 शब्द लिख ले पाए। बेटा, इतनी आपकी क्षमता विकसित हो जानी चाहिए, क्योंकि अब आप मेंस में जा रहे हैं, मेंस लिखने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सिलेबस को आप अच्छे ढंग से पढ़ें। यदि आपके सिलेबस में लिखा है समावेशी विकास, तो आपको समावेशी विकास पर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यदि आपके सिलेबस में लिखा है जैव विविधता, तो जैव विविधता के संदर्भ में क्या अपडेटेड है, क्या ट्रेडिशनल है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। यदि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वायुदाब, तो वायुदाब के संदर्भ में वायुदाब क्या है, वायुदाब पेटी क्या होती है, इन वायुदाब पेटी के द्वारा पवनों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सब कुछ आपको एक कंसाइज वे में आपको आना चाहिए। तीसरी बात समझे बेटा, तीसरी महत्वपूर्ण है कि आखिर में टाइम मैनेजमेंट। जब आपके सामने आप मेंस का उत्तर लेखन लिख रहे होंगे, जब आप मेंस में एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। जैसे यहां पे टाइम मैनेजमेंट का सेंस ये है कि आपकी स्पीड, तो देखिए क्वालिटी तो होनी चाहिए। कुछ बच्चे और अधिकांश बच्चे कहते हैं कि जो भी हम क्वेश्चन लिखेंगे वो क्वालिटी पूर्ण लिखेंगे, गुणवत्ता पूर्ण लिखेंगे। बहुत अच्छा, यदि आप ऐसा सोच रहे तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता के साथ साथ हमें स्पीड पर भी ध्यान देना है। जैसे मान के चलिए कि आपने गुणवत्ता पर ध्यान दिया, स्पीड पर ध्यान नहीं दिया और आपसे 4 क्वेश्चन छूट रहा है। अब ध्यान से बेटा, कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो जितनी भी यदि आप बहुत अच्छा लिखते हैं आंसर, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सबकी तुलना में आपको 2 से 3 2.5 नंबर ज्यादा मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा।
लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि आप सबसे पीछे हो गए। तो ऐसी स्थिति में टाइम मैनेजमेंट मेंस के उत्तर लेखन में सबसे बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, समय प्रबंधन को लेकर। समय प्रबंधन में हमें ध्यान देना होता है, सबसे पहला हमारा ध्यान होगा कि मॉडल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। इस टाइम मैनेजमेंट को कि हम सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं, इसके लिए हमें मॉडल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। मॉडल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब यह है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं, उसी आधार पर उसी बेस पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। दूसरा पॉइंट, जो आप टेस्ट सीरीज करते हैं, टेस्ट पेपर करते हैं बेटा, जब टेस्ट पेपर करेंगे तो टेस्ट पेपर करते समय एक स्पीड को ध्यान देंगे और दूसरा एक्यूरेसी पर। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं लेकिन स्पीड आपकी है ही नहीं, तो आप मींस इंटरव्यू से आप बाहर हो जाएंगे। तीसरा, आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से और समझकर पढ़ें। हमने आपके सामने क्या लिखा, क्वेश्चन को ध्यान से और समझकर पढ़ें। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, उस उदाहरण को समझिए। क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में भी पूछा गया और यूपीएससी का क्वेश्चन था। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की समालोचनात्मक परीक्षण करें। दूसरा क्वेश्चन पूछा, दूसरी बार वो क्वेश्चन पूछता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन करें। तीसरी बार क्वेश्चन पूछता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर टिप्पणी करें। बेटा क्वेश्चन एक ही है, आपको कंटेंट जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है, लेकिन यहां पे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को ध्यान से और समझकर पढ़ें। जो पुछल्ले शब्द हैं, जो यहां पे पूछे गए जो लास्ट के शब्द हैं, एक में पूछा गया वर्णन करें, दूसरे में कहा गया टिप्पणी करें और तीसरे में कहा गया समालोचनात्मक परीक्षण करें। ये जो लास्ट वर्ड्स जो आप देख रहे हो, ये जो टेल वर्ड्स हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये टेल वर्ड्स आपके आंसर फ्रेमिंग को चेंज कर देते हैं। ये कैसे चेंज करते हैं, क्या होगा, ये हम कल आपके साथ डिस्कस कर लेंगे कि यदि आपके एग्जाम में समालोचनात्मक शब्द दिया गया है तो आपका क्या इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या मेन बॉडी होगा, क्या कंक्लूजन होगा, क्या पक्ष में भी कुछ लिखना होगा, विपक्ष में भी कुछ लिखना होगा, ये हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। लेकिन बस इतना समझो कि क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, फिर उसके बाद उत्तर लिखना है। ये नहीं कि जैसे आपने क्या देखा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्वेश्चन पूछा गया, टिप्पणी करें, आप आलोचना करते जा रहे हैं, समालोचनात्मक परीक्षण करते जा रहे हैं। बेटा वो आपका गलत तरीका है, आप गलत आंसर दे रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग टिप्पणी करने के बारे में, आप तो केवल देखा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, आप लिखते चले जा रहे हैं। तो हमें इस पर फोकस करना है, हमें टेल वर्ड्स पर, जैसे टिप्पणी करो, इसका आंसर फ्रेमिंग कुछ और होगा, आलोचनात्मक परीक्षण करें, इसका आंसर फ्रेमिंग कुछ और होगा, समालोचनात्मक परीक्षण करें, उसका कुछ और होगा, वर्णन करें, कुछ और होगा। मीन्स सबकी, और यदि आप देखोगे इंग्लिश में इसके शब्द अलग अलग हैं। तो इस पर आपको अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि आखिर में स्ट्रक्चर को, जब आप मेंस का उत्तर लेखन लिखते हैं बेटा, जब आप उत्तर लेखन लिखते हैं तो स्ट्रक्चर करें उसको। स्ट्रक्चर में आपको दिखना चाहिए, विजुअल होना चाहिए, दृश्य होना चाहिए कि हाँ ये इंट्रो है, ये इंट्रोडक्शन है, ये मेन बॉडी है और ये कंक्लूजन है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझे बेटा, यहां पे स्पष्ट की शब्द की बात की गई है, यहां पे स्पष्ट शब्द की बात की गई है, इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन यहां पे स्पष्ट होना चाहिए। यहां पे 3 शब्दों का प्रयोग किया। मान लीजिए आप कुछ देर के लिए क्या इंट्रो में क्या होना चाहिए उसको समझने का प्रयास करो। आप क्वेश्चन को बंद कर लीजिए और यदि क्वेश्चन को बंद कर लीजिए और सब कुछ पढ़ रहे हैं, पूरे आंसर को पढ़ लें। आंसर पढ़ने के बाद यदि आपको लग जाए कि हां इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ध्यान समझिए बेटा कि 1 किलोग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा लवणता कहलाती है, जिसका अक्षांशीय वितरण निम्न है। तो इससे हमें क्या पता चला कि लवणता के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। ध्यान समझिए बेटा। और यदि आपके एग्जाम में इंट्रो का मतलब होता है, इंट्रो की शुरुआत कहां से करना है, हमें जैसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि महासागरीय लवणता क्या है या महासागरीय लवणता का अक्षांशीय वितरण को समझाएं। तो महासागरीय लवणता है क्या, इसी को डिफाइन कर दो। यही आपका इंट्रोडक्शन होगा, यही आपका इंट्रो होगा। मेन बॉडी क्या है, अक्षांशीय वितरण। फिर उसके बाद कंक्लूजन पे जाना है, निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखते समय हमेशा आप पॉजिटिव बात करोगे, निगेटिव बात नहीं करोगे बेटा। तो ऐसी स्थितियों में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जब आप इंट्रो लिख रहे हो, मेन बॉडी लिख रहे हो और कंक्लूजन, तो सब हेडिंग और बुलेट शब्द का प्रयोग करें बेटा। बुलेट शब्द का प्रयोग, सब हेडिंग और बुलेट शब्द का प्रयोग करें। जैसे समझो बेटा, जैसे यहां पे हमने देखिए एक आपके सामने एक हमने फिगर रखा, दिस इज इंट्रोडक्शन आप लिखोगे। फिर उसके बाद देखो मेन बॉडी और तीसरा बात कंक्लूजन। इसमें से देखिए सभी क्या है, आप देख रहे हैं कि बुलेट पॉइंट्स में है, पैराग्राफ में दिए गए हैं। अगला आपका इसी स्ट्रक्चर में करते समय आपको अगला ध्यान देना होगा कि स्पेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जो आपके मार्क्स को गेन कराता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहां पे देखिए बेटा, यहां पे हमने कहा, लेखक ने कहा यदि स्त्रियों द्वारा किया गया अनर्थ शिक्षा का परिणाम है, तो पुरुषों द्वारा किए गए अनर्थ को भी उनकी शिक्षा। यहां पे दो शब्दों के बीच जो स्पेस है, दो शब्दों के बीच जो स्पेस है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मीन्स आप क्या करते हैं, अधिकांश बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि यहां पे लिख दिए कि सपोज दैट महाद्वीपीय, हमने महाद्वीपीय, फिर उसके बाद लिखते हैं विस्थापन। आप देखिए क्या ये देखने में सुंदर लग रहा है, महाद्वीपीय यहां पर, विस्थापन यहां पर। मीन्स स्पेस मैनेजमेंट होना चाहिए और उसके बाद यहां पे होना चाहिए। उसके बाद फिर सेम स्पेस, प्रयास करें कि जो इस दो शब्दों के बीच हम स्पेस लें वो लगभग समान होना चाहिए। ये ना हो किसी में बहुत कम हो, किसी में बहुत ज्यादा हो, ऐसा नहीं। तो अपने उत्तर लेखन को, अपने आंसर राइटिंग को एनरिच करने के लिए, संवर्धित करने के लिए हमें इस पर भी फोकस रखना होगा कि हमें स्पेस पर भी ध्यान देना होगा। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, हमें अंडरलाइन कीवर्ड्स करना होगा। जैसे आप बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं और उस आंसर में आपको लगता है कि ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स एग्जामिनर को दिखना चाहिए और इस कीवर्ड्स को देख करके मुझे लगता है कि अदर की तुलना में मुझे मार्क्स ज्यादा मिल जाएगा, तो ऐसे कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर दो। जैसे यहां पे देखो इस पैराग्राफ में देखिए, विक्षिप्त के नीचे अंडरलाइन किया गया, बात व्यथित के नीचे अंडरलाइन किया गया, गृहग्रस्त के नीचे अंडरलाइन किया गया। इसका मतलब यह है कि यह शब्द, इस पैराग्राफ को लिखने वाला व्यक्ति इसको हाईलाइट कर रहा है कि आप पूरा पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन इस शब्द पर आपकी नजर जानी चाहिए। क्योंकि यदि नहीं करते हैं एग्जामिनर को परेशान करेगा। यदि आप सोचते हो कि मैं एग्जामिनर को परेशान करूं, तो वो आपको परेशान करेगा, और आपको परेशान करेगा तो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देगा वो। ठीक है, अगला पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट अपने अगला महत्वपूर्ण है कि कनेक्टिविटी बिटवीन पैराग्राफ्स। जब आप पैराग्राफ में लिखते हैं बेटा, एक बात और यहीं पे समझ लीजिए, जब आप उत्तर लेखन लिखते हैं तो कुछ बच्चों की ये बात होती है, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर उत्तर लेखन हम पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट वाइज। बट वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि आखिर में क्वेश्चन कैसे पूछा गया। क्वेश्चन पूछे जाने की प्रवृत्ति यदि ये है कि आप पैराग्राफ में लिखें तो पैराग्राफ में लिख दें। यदि ऐसा क्वेश्चन होता है कि वो चाह रहा है कि बुलेट पॉइंट में लिखें, यदि वो पॉइंट में तो पॉइंट में आप लिखें। जैसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि आखिर में समाज, भारतीय समाज की क्या विशेषता है, तो आप बुलेट पॉइंट में, आप पॉइंट में पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन यदि यही सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैराग्राफ में लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आप पैराग्राफ में लिखें। पैराग्राफ में लिखते समय आपको इस बात पर फोकस रखना है कि जब एक पैराग्राफ छोड़ें तो दूसरे पैराग्राफ के बीच ऐसा ना हो कोई संबंध ही ना हो, ऐसा ना हो कि कोई संबंध ही ना हो। दोनों के बीच एक अच्छी मित्रता होनी चाहिए, दोनों के बीच एक अच्छा जुड़ाव होना चाहिए, तब वो आपका उत्तर सुंदर दिखता है। जैसे आप बात करते हो, ऐसा समझो, मैं स्कूल नहीं गया क्यों, ध्यान से, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार था। तो ठीक है, एक आपने क्या किया, कनेक्टिविटी करने का प्रयास किया। दूसरा, मैं स्कूल नहीं गया
और मैं तेज दौड़ूंगा, अब बताओ क्या दोनों के बीच जुड़ाव है? आपका जवाब होगा नहीं। तो यहां पे हमने एक आपको वाक्य के द्वारा, एक सेंटेंस के द्वारा बताया। यहां पे आपको पैराग्राफ के माध्यम से देखना है कि दो पैराग्राफों के बीच कनेक्टिविटी एक अच्छी होनी चाहिए। एक क्या हो, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण, यूजिंग फैक्ट, फिगर, डायग्राम, फ्लो चार्ट। जब भी आप उत्तर लेखन लिखें तो उत्तर लेखन लिखते समय आप फ्लो चार्ट का प्रयोग करें, डायग्राम का। जैसे मान लीजिए रिसोर्स के बारे में हमने यहां पे दिया, नेचुरल, ह्यूमन, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार आप लिखने का फ्लो चार्ट बनाएं, डायग्राम बनाने का प्रयास करें। कोई मान लीजिए आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप दिखाने का प्रयास करें कि इस प्रकार कहीं ना कहीं ये अफ्रीका था, ये टेथी सागर था, ये भारतीय महाद्वीप थी, इस प्रकार ये मूव कर रहा था। और इस पे आप दिखाएं कि इस प्रकार इस अवसाद में वलन की क्रिया हुई और वलन की क्रिया के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति हुई। मीन्स एक क्या दिखाएं, आप ग्राफ दिखाएं, एक ग्राफ दिखाने का प्रयास करें। तो अपने उत्तर में जहां भी जरूरत हो, फर्जी नहीं, फर्जी आपको नहीं दिखाना कि हर जगह फिगर डाल दो जहां पे आवश्यकता है ही नहीं। जहां पे आवश्यकता महसूस हो कि यहां पे फिगर डालने से हमारा उत्तर इनरीच कर जाएगा, हमारा उत्तर सबसे अच्छे अन्य लोगों से और बेहतर हो जाएगा, आप वहां पे फिगर, फ्लो चार्ट, डायग्राम ये जरूर डालें। तो ऐसी स्थितियों में आप देख रहे हैं, जैसे हमने यहां पे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि आखिर में प्रेशर बेल्ट क्या है, या आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि तीन कोषों के बारे में टिप्पणी करें, या आपसे पूछ लिया जाए फेरल सेल, हेडरी सेल और पोलर सेल, इनके बारे में आप वर्णन करें। तो ऐसी स्थिति में वर्णन करते समय ये फिगर आप जरूर डालें। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कभी भी जहां पे भी आवश्यकता हो, अब आपके मन में उठ रहा होगा सर कहां कहां डाल सकते हैं, तो फर्स्ट पेपर में आप ज्योग्राफी बहुत आराम से करिए, लगभग प्रत्येक क्वेश्चन में आप यहां पे फिगर, फ्लो चार्ट डाल सकते हैं। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में एंट्री करो तो मॉडर्न हिस्ट्री में फ्लो चार्ट आप बना करके अच्छे से दिखा सकते हो। सेकंड पेपर में भी, थर्ड पेपर में, फिर उसके बाद इकोनॉमी बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बना सकते हो, एनवायरमेंट भी बना सकते हो। तो आप प्रयास करो कि ज्यादा से ज्यादा अपने क्वेश्चन में फ्लो चार्ट, डायग्राम, साथ ही साथ में, हाँ जी बिल्कुल बेटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सब फिगर, इन सब का प्रयोग करो। अब देखिए बेटा, जब आप सभी ये तो आप कहोगे कि सर लगभग तो ये सब हर कोई करता है, हर कोई नहीं करता बेटा। यही तो वजह है किसी का मेंस में ज्यादा 110 नंबर, 115 नंबर होता है और किसी का 80 नंबर होता है। सबके पास कंटेंट लगभग एक होता है, बस आप किस प्रकार उसको प्रस्तुत करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। अब अगला महत्वपूर्ण क्या है, आपके क्वेश्चन को और क्या क्या करने से रीच करेगा, संवर्धित करेगा। जैसे आप देखो रिसेंट डेवलपमेंट्स जो अभी नवीन डेवलप हुए हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम आए हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इन सबको आंसर में, अपने आंसर में समाहित करो। जैसे मान लीजिए कोई केस स्टडी लिख रहे हो, उस केस स्टडी में कोई जजमेंट आया है, आप उसको उसमें इंक्लूड करो, इंक्लूड करो बेटा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, यदि आप नवीकरणीय ऊर्जा पे कर रहे हो, अनवीकरणीय ऊर्जा लिख रहे हो, तो उस पर जो भारत सरकार द्वारा एक चलाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के जो योजनाएं, जो स्कीम चलाई जा रही हैं, उन स्कीमों को यहां पर इंक्लूड करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर ये समझेगा कि आपको इस विषय पर एक अच्छी समझ है, अपडेटेड हैं, आपको इस सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक में एक इंटरेस्ट है और आप पीसीएस बनने के हकदार हैं, आप डिप्टी कलेक्टर बनने के हकदार हैं और आपको डिप्टी कलेक्टर बनाएगा। तो इस प्रकार मुख्य परीक्षा में आपको ये सारी बातें ध्यान देनी बेटा। तो इन सभी बातों को यदि आप ध्यान देते हो तो बहुत ही बेहतरीन रणनीति हो, एक बेहतरीन तरीके से आप अपने उत्तर को प्रस्तुत कर पाएंगे और एग्जामिनर खुश होगा और आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए हम लोग मिलते रहेंगे एक नए नए सेशन में, एक नए नए अंदाज में और एक नए नए टॉपिक्स के साथ। तो थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं फिर।